हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस पैराडाइज डिजिटल क्लासेस। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ 11th क्लास, टॉपिक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। हम लोग बेटा मेज़रमेंट जो सेकंड चैप्टर है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट, तो उसकी बात कर रहे थे। तो मेज़रमेंट हमने पढ़ा कि मेज़रमेंट क्यों आवश्यक है, हमारी दुनिया में मेज़रमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों इस चीज़ को फोकस किया गया, सब चीज़ें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद बात आई कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली? यस। तो उसमें हमने देखा कि बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़ को ढूंढा गया किन किन को मेज़र करें, है ना। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ तो फंडामेंटल बनाई गई कि ये तो फंडामेंटल है, और डिराइव्ड जो फंडामेंटल से बनती है उन्हीं को हम डिराइव्ड या व्युत्पन्न कहते हैं। फिर मेज़र करें कैसे, उसके लिए हमने क्या देखा, हमने देखा यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती हैं? जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के काम आती हैं। मतलब वो तरीका जिसके द्वारा कोई भी चीज़ का मेज़रमेंट करते हो वो कहलाता है मात्रक या यूनिट। यूनिट्स हमने पढ़ी कि सिस्टम आए हमारे पास, जो सिस्टम्स आए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स आए, हमने 3 सिस्टम पढ़े। उसके बाद चौथा जो सिस्टम आया, जो सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड माना जाता है, आज के दिन भी जो लागू है, वो सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब SI सिस्टम। हम उसको SI सिस्टम बोला करेंगे। उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उसके हिसाब से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी हमने, उनके यूनिट्स क्या क्या थी वो पढ़ी थी हमने। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। देखो डिराइव्ड क्वांटिटी का टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। डिराइव्ड क्वांटिटी तो बहुत सारी हो सकती हैं, पता नहीं कितनी हो सकती हैं। तो वो किससे बनेंगी? फंडामेंटल से। उनकी यूनिट क्या होगी? वो भी फंडामेंटल यूनिट से बन जाएगी। अब आती है बात सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है बेटा। एक्चुअल में जब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को ढूंढा गया, टेबल बनाई गई, फंडामेंटल में क्या सोचा गया था? ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसी भौतिक राशियों को ढूंढो जो अपने आप से ही मेज़र होती हैं। मतलब दूसरी किसी भी क्वांटिटी से वो मेज़र डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती हैं वो। तो ऐसे ढूंढे तो हमें 7 मिली, है ना। सब कुछ देख लिया, खूब नज़र मारी, सब जगह देखा, 7 क्वांटिटीज़ वहाँ तक हमें गैदर कर पाए, इकट्ठी कर पाए। फिर उसके बाद हम 2 क्वांटिटीज़ को छूट गई थी। हमने क्या सोचा बाद में कि अरे यार ये तो छूट गई। अब क्योंकि सब जगह वो टेबल जो बनाई थी 7 क्वांटिटीज़ की SI सिस्टम की, सब जगह जा चुकी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब उसी टेबल में ऐड करेंगे, तो कुछ बुक्स में वही प्रिंटेड है, कुछ में नई बुक रहेगी, किसी में पहुंचेगी नई नॉलेज। तो उन्होंने क्या सोचा कि 2 क्वांटिटीज़ को अलग से जोड़ देते हैं। अब हम अलग से जोड़ी हुई चीज़ को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। आप एग्जाम में भी एक दूसरी शीट लेते हो तो क्या बोलते हो? सप्लीमेंट्री शीट। इसी तरह से बेसिकली सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ फंडामेंटल ही है, ये किसी और पर डिपेंड नहीं करती। बट बाद में इनको खोजा गया था, बाद में इनको बताया गया ये क्वांटिटी भी फंडामेंटल है, तो उनको उसी में ऐड करने के लिए सप्लीमेंट्री बोला गया, पूरक राशियाँ बोला गया। ये 2 क्वांटिटी और ऐसी हैं जिनको बेटा हम अपने आप, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, डिराइव नहीं कर सकते। तो पहली है प्लेन एंगल और सेकंड इज सॉलिड एंगल। ओके, प्लेन एंगल मतलब तलीय कोण, और ये होता है सॉलिड मतलब ठोस कोण। अब ये तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी दिक्कत? दिमाग में सर में खाद चलने लगी कि ये क्या हो गया सर, खुजली चल गई। 2 एंगल तो हमने पढ़े ही नहीं। आज तक कितने एंगल पढ़े हैं? सिर्फ एक एंगल पढ़ा था, जो बचपन से 10th तक पढ़ते आए हैं। एक D लेते हैं, एंगल बना देते हैं। अब ये 2 तरह के एंगल तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, तो अब पढ़ेंगे ना, इसीलिए तो पढ़ रहे हो आप। तो फर्स्ट बात करते हैं प्लेन एंगल। इसको भूल जाओ, ये टेंशन दे रहा है, तो इसको टेंशन को ख़त्म करते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब वही है जो आज तक पढ़ा है। सांस आई कि नहीं? आ गई, अच्छा राहत मिल गई। अब ये तो वही है जो पढ़ा है। मतलब कि आपने एक पेपर लिया, उस पर एक लाइन ड्रॉ करी, दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी, एक पेपर पे ही ये जो एंगल बन गया, कुछ भी एंगल थीटा है, इसको क्या बोलते हैं? आंसर है प्लेन एंगल। प्लेन मतलब तल, सरफेस। किसी भी आपका पेपर या ये मेरा बोर्ड क्या है? एक सरफेस है कि नहीं, एक तल है कि नहीं? हाँ, प्लेन, इसको हम प्लेन बोलते हैं। दिस इज प्लेन। तो इस प्लेन पर जो एंगल बना वो क्या कहलाएगा? प्लेन एंगल। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ओके, ये वही एंगल है जो आपने पढ़ा हुआ है। तो आप कैसे बनाते थे? आपने एक स्केल से लाइन खींचते थे, फिर उस पर D लगाते थे। 30 डिग्री बनाना है तो 30 डिग्री पढ़ा, निशान लगाया, मिला दिया, ये प्लेन एंगल होता है। ओके, प्लेन पे बना हुआ एंगल। तो अब आती है बात बेटा, इससे पहले मैं प्लेन एंगल को और एक्सप्लेन करूँ, एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉन्सेप्ट के बिना हमारी फिजिक्स आगे नहीं चलती। कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, मैंने बोला कि सपोज ये एक मार्कर है,
ठीक है, मार्कर का पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको रखा इस लाइन पे ऐसे, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं धीरे धीरे ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज क्या होती है, ये वाली, तो एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त ऐसे चलते जाऊँगा। सपोज यहाँ पहुँच गया, ये वाली पॉइंट यहाँ पहुँच गया, और ये एंगल बन गया कि नहीं बन गया, तो आंसर बन गया। तो बेटा एक चीज़ हमेशा कान के गांठ बांध लो कि एंगल हमेशा कैसे बनता है, तो आंसर है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मेजर होगा एंगल, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। हम इधर से इधर रीडिंग नहीं पढ़ेंगे, हमेशा डी में भी कैसे पढ़ते हैं अपन, नीचे से ऊपर पढ़ते हुए जाते हैं। एंगल हमेशा कैसे मेजर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है बात, क्लियर है, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ ये पढ़ेंगे कि अगर मान लो ये मैंने ऐसे इस पॉइंट को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलता गया और यहाँ पहुँच गया, ये ऐसे इतना एंगल बनाया, इसको ऐसे मिला। ये एक आपको सर्कल का पार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो आंसर है दिख रहा है। अरे दिखा कि नहीं, अब चमक गया, हाँ अब चमक गया सर, ये सर्कल का पार्ट है, ये एक सर्कल का पार्ट है। तो बेटा ये आप रेडियस बोलते हो क्या, तो आंसर हाँ रेडियस बोलते हैं। इसको एंगल बना गया थीटा बोलते हैं। ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हो, तो आंसर है चाप बोलते हैं। अरे वृत्त की परिधि का कोई भी टुकड़ा क्या कहलाता है, चाप कहलाता है, आर्क कहलाता है, सरकमफेरेंस का कोई भी एक पार्ट। तो ये जो पार्ट है एस, इसको एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं आर्क को। तो ये बताओ बेटा ये जो आर्क है ये बड़ी छोटी होने से इस एंगल थीटा पर कोई फर्क पड़ता है क्या, तो आंसर है यस पड़ता है। अगर मैं इस आर्क को उतना ही कंसिडर करूँ यहाँ तक और अब मिला दूँ तो बेटा एंगल थीटा पे फर्क पड़ा क्या, यस पड़ा सर। तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। आर्क बड़ी तो एंगल बड़ा, आर्क छोटी तो एंगल छोटा। तो जो चाप है आपकी वो एक्चुअल में जो सेंटर है इसका, किसका, सर्कल का सेंटर है, ये एंगल कहाँ बन रहा है बेटा, तो आंसर है सेंटर पे बन रहा है एंगल। तो रेडियस और दूसरी रेडियस दो लाइन से मिलकर कहाँ एंगल बना रहे हैं अपन, तो आंसर है सेंटर पर। तो हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, किसी भी आर्क या चाप की वजह से उसके सेंटर पर बनने वाला एंगल, उसकी वैल्यू क्या होती है एंगल की, ये फॉर्मूला हमेशा रट डालो, बहुत बार काम आएगा। एंगल जो सेंटर पे बना थीटा वो किसके इक्वल होगा बेटा, दैट विल बी आर्क अपॉन रेडियस। बड़ा सिंपल, थीटा एंगल बनना है, आर्क कितनी है एस, रेडियस कितनी थी स्मॉल आर। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो कभी भी एंगल बनाना है, पता करना है तो कैसे होगा, आर्क अपॉन रेडियस। ओके, अब आ जाओ प्लेन एंगल पे, जल्दी आ जाओ। प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल सपोज हमने एक सेंटर पे ही एक आर्क ली, ठीक है, स्मॉल आर्क छोटी मान लो। अच्छा बेटा छोटे के लिए एक लेटर डी लगाते हैं, आपको मैं अवकलन पढ़ाऊंगा एंड डिफरेंशिएशन, तब आपको पता लग जाएगा। दिस इज रेडियस आर, ये स्मॉल एस भी मान सकते हैं। एक छोटा सा एंगल बना, छोटे के लिए थीटा का डी लग जाता है। जब भी कोई स्मॉल क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसको स्मॉल डी लगा देते हैं उसके साथ, या आप आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए अभी चिंता ना करें। ये ऐसे, तो ये पूरा सर्कल मैं नहीं बना रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो अभी भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, डी थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो आंसर है सर डी एस अपॉन आर। ये इसका फॉर्मूला हो गया, समझ में आ रही कि नहीं बात। अरे अभी लिखा तो था एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब आती है बात कि ये फिजिकल क्वांटिटी भाई नाप रहे हैं कि नहीं नाप रहे। हमने क्या बोला था, फिजिकल क्वांटिटी कौन होता है, ऐसी क्वांटिटीज जिनको, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको नापा जा सकता है या तोला जा सकता है। प्लेन एंगल, एंगल को नापते हैं कि नहीं नापते, नापते हैं। तो क्या बन गई, ये फिजिकल क्वांटिटी बन गई कि नहीं बन गई, बन गई। तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा, वही बात करते हैं। इसके यूनिट के लिए इन्होंने जो एसआई सिस्टम है उसमें यूनिट का नाम दिया गया रेडियन। क्या नाम दिया, रेडियन। आपके डी पे क्या लिखा रहता है, तो आंसर है हमारे डी पे तो डिग्री लिखा रहता है। आपने पढ़ा है कि नहीं, ऐसे ही तो लिखते हैं 90 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री ऐसे बोलते हैं, बट दिस इज नॉट एसआई सिस्टम। मैं नहीं कह रहा गलत है, सही है, बट दिस इज प्रैक्टिकल यूनिट, हम लोग काम में लेते हैं। एसआई सिस्टम में क्या बोला जाता है एंगल, रेडियन। अब रेडियन क्या होता है अभी समझो। आपने ऐसा तो पढ़ा ही होगा बेटा कि 90 डिग्री को मैं π/2 भी लिख सकता हूँ, हाँ या ना। 180 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, तो आंसर है पाई लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं। ये जो पाई की भाषा है ये रेडियन में होती है। 180 डिग्री एंगल
या मैं ये बोलूँ पाई रेडियन एंगल, दोनों सेम चीज़ है। तो पाई वाली भाषा रेडियन में होती है, 180 हम लोग काम में लेते हैं। तो रेडियन इसका क्या बेटा क्या निकला, SI यूनिट निकला। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अब रेडियन को डिफाइन करना है, किसी भी यूनिट को डिफाइन करने के लिए या कोई भी क्वांटिटी हम आगे जैसे जैसे फिजिक्स में बढ़ेंगे उनको डिफाइन करेंगे। तो अगर मुझे ये बताना है कि 1 रेडियन कितना होता है, बोलो भाई 1 रेडियन कितना होता है बेटा, तो उसके लिए कैसे करें 1 रेडियन। देखो अगर मैं ये बोलूँ जो ds है वो r के बराबर है, मतलब ये जो चाप है आर्क है वो भी मैं बोला रेडियस के बराबर है, वैल्यू पुट कर दो r/r, तो d थीटा क्या हो गया बेटा, r/r इक्वल्स टू 1 क्या रेडियन। भाई क्वांटिटी के जो वैल्यू होती है न्यूमेरिकल उसके साथ क्या लगाते हैं, उसके साथ हम यूनिट लगाते हैं। जैसे मैंने बोला कि किसी का मास कितना है, तो आंसर है 5 kg, तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू 1 न्यूमेरिकल वैल्यू साथ में kg लगाते हैं, तो यहाँ क्या लगेगा एंगल के लिए रेडियन, तो 1 रेडियन। अब आप 1 रेडियन को डिफाइन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो बताओ, जो काम किया उसी को बता दो। हमने क्या काम किया कि आर्क को किसके बराबर माना बेटा, रेडियस के बराबर, ds को किसके बराबर मान लिया, रेडियस के बराबर, तो लिख दो कि 1 रेडियन वो एंगल है। बहुत सिंपल भाषा होती है, आप खुद बना सकते हैं और फिजिक्स में रटना नहीं है। 1 रेडियन वो एंगल है जो आर्क रेडियस के अगर बराबर है तो इस पे सेंटर पे बनाया जाता है। मतलब 1 रेडियन वो एंगल है जो रेडियस के बराबर आर्क द्वारा सेंटर पे बनाया जाता है। फिर से 1 रेडियन वो एंगल है जो रेडियस के बराबर आर्क द्वारा सेंटर पर बनाया जाता है। मतलब रेडियस के बराबर आर्क बोलना है, आपके नोट्स में लिखा हुआ है दिस इज 1 रेडियन। तो समझ में आई कि नहीं आई बात, फॉर्मूला याद रहेगा प्लेन एंगल का, ये हमेशा काम आएगा, क्या, आर्क अपॉन रेडियस। चलो अब आते हैं दूसरे तरफ, सेकंड वन इज सॉलिड। अब डर लग रहा है सर, अरे डरो मत, अभी तो देख लेंगे अपन सब। सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल क्या होता है तो यहाँ पे बाद में पढ़ेंगे, पहले वैसे पढ़ते हैं। चलो तरबूज देखा है सबने, वाटरमेलन, अच्छा गर्मी चल रही है अभी, घर में होगा भी, ठीक है, नहीं है तो लेके आना। आपने वाटरमेलन में ये देखा होगा, हम लोग जब खरीदने जाते हैं वाटरमेलन, आपके बाहर गली में कोई बेचने आया तो आप लोग क्या करते हो कि मीठा निकलना चाहिए, वो बेचारा बेचने वाले को क्या पता मीठा है कि नहीं, तो आप उसके पीछे पड़ते हो, नहीं काट के चेक करवा। तो वाटरमेलन को काट के चेक करवाने वाला कैसे करता है, एक चाकू लेता है, उसमें ऐसे डालेगा थोड़ा सा कट किया, फिर ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, एक स्क्वायर टाइप का छोटा सा टुकड़ा निकाल के आपको ऐसा दे देगा, हाँ या ना। उसकी शेप कैसी होगी कुछ, तो आंसर है ये ऐसा कट करके और वो ऐसा निकाल के देता है आपको, ऐसे ही तो निकाल के देता है, पीछे से पतला ऐसे। तो दिस इज, आप इसको ध्यान से देखें, एक स्फेयर लेता हूँ मैं, स्फेयर क्या होता है, ठोस गोला। ठोस गोला बेटा ऐसे, एक फुटबॉल को सोचो, फुटबॉल तो खैर होलो स्फेयर है, आप लोहे का गोला सोचो, एक कंप्लीटली लेदर बॉल सोचो, उस पर अगर उसकी सरफेस पर, देखो उसकी सरफेस क्या होती है, सतह, उसकी सतह पर कहीं पर भी मैं एक स्क्वायर कट करता हूँ, ये ऐसे कट किया ऐसे, इस एरिया, ये एरिया कट हो गया बेटा स्क्वायर का, ये सेंटर पर ये ऐसे मिला देता हूँ मैं इसको ऐसे, ये ऐसे, ये सेंटर पर एक एंगल बनाएगा। अभी तक जो एंगल बन रहा था बेटा वो प्लेन था, एक कागज पर एंगल था, लेकिन अब यूँ सोचो कि ये इस तरह का एंगल बन रहा है, ये कट गया, आप देख पा रहे हैं एक सरफेस इधर से आ रही है, एक सरफेस इधर आई, एक इधर आई, 4 सरफेस ऐसे मिलकर एक ऐसे एंगल बना रही है सेंटर पर। तो ये जो एंगल है ऐसे सेंटर पर बना हुआ, ये जो टोटल एंगल होगा, इस सरफेस, ये सरफेस, पीछे नीचे, चारों सरफेस जाकर एक साथ मिल रही है, यूं, 2 यूं और 2 यूं, तो ये जो बना रही है एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। फिर से आपका प्लेन एंगल कैसे बना था, तो सर जी आंसर है आर्क की वजह से। देखो आर्क ने, चाप ने बनाया था सेंटर पर, ठीक है, यहां पर सॉलिड एंगल किसकी वजह से बनेगा, सरफेस पर एक एरिया, एरिया कट किया, उस एरिया की वजह से जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। ये बन रहा था चाप की आर्क की वजह से। ये कहाँ बन रहा था, सर्कल पे, ये कहाँ बन रहा है, स्फेयर पे। समझ गए कि नहीं समझ गए, ओके। ये एंगल कहलाता है बेटा सॉलिड एंगल, ठीक है। अब मैं इसको अलग से बना देता हूँ इस डायग्राम को। सॉलिड एंगल के लिए सपोज हमने एक इतना एक स्क्वायर काटा और ये हमारा मान लो सेंटर है, तो ये ऐसे हम इसको बना देते हैं,
ये तो ये जो बेटा है सेंटर पे, ये स्फीयर कैसे बनेगा? तो अब इमेजिन कर लो ऐसे, ये एक सरफेस का छोटा सा टुकड़ा यूँ ऐसे चारों ओर, ये बीच में सेंटर होगा, एक स्फीयर सोच लो, ठोस गोला सोच लो, ठीक है। तो इसका एरिया जो है ये छोटा सा हम मान लेते हैं DA है, और आपका जो रेडियस है वो R है। सपोज इसकी जो साइड है X मान लो, ये स्क्वायर है, इसकी कोई साइड भी होगी कुछ तो, ठीक है। यहाँ जो एंगल बना बेटा, ये सॉलिड एंगल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, दिस इज ओमेगा, ठीक है, D ओम। तो इससे रिप्रेजेंट करेंगे, D मतलब छोटा सा। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होगा क्या बेटा? तो आंसर है सॉलिड एंगल इक्वल्स टू होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं D ओम से। एरिया जिसकी वजह, देखो वहाँ पर क्या था, याद करो, प्लेन एंगल क्या, थीटा क्या था, आर्क अपॉन रेडियस, यही था। अब आर्क की जगह क्या लेना है हमें, किसकी वजह से बन रहा है? तो आंसर है एरिया की वजह से। तो आंसर है, हमने लिख दिया एरिया, अपॉन में क्या आएगी, रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एरिया आया है मीटर स्क्वायर के टर्म्स में, तो ये रेडियस भी क्या आएगी, R स्क्वायर आएगी बेटा। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आप लिखना चाहते हैं इसको, तब ये लिख सकते हैं सॉलिड एंगल इक्वल्स टू एरिया ऑन सरफेस अपॉन रेडियस का स्क्वायर, दैट इज़ नॉट सो बिग थिंग। अब हम इसका यूनिट की बात करते हैं बेटा। यूनिट उसकी क्या थी, रेडियन, इसकी होती है स्टेरेडियन, बस STE लगाना है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन हिंदी में लिखते हैं ऐसे, स्टेरेडियन। दिस इज यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो ये आपको समझ में आ रहा है बेटा सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक है। ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला एरिया की वजह से बनता है। एक सरफेस को इमेजिन कर लो, ठोस गोले को, उस पर कटिंग करेंगे तो सेंटर पे कुछ ऐसे जाएगा, जो जाएगा वो सारी चीज़ दिख रही है। आप एक जैसे बुक लेते हैं, बुक को ऐसे रोल करो और बुक के कोने पे ऐसे ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखता है, वो सॉलिड एंगल दिखता है। खैर ओके, अब आती है बात कि इसको डिफाइन करो, 1 स्टेरेडियन क्या होता है? तो आंसर है 1 स्टेरेडियन को आराम से डिफाइन कर सकते हैं। 1 स्टेरेडियन क्या करें? तो आंसर है कुछ ऐसा करें कि अगर DA की वैल्यू क्या होगी बेटा इस एरिया की? तो आंसर है DA की वैल्यू होगी साइड स्क्वायर, भाई वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो मैं वैल्यू क्या पुट कर दूं, D इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया। अब अगर इफ़ x इक्वल्स टू R हो जाए बेटा, मतलब रेडियस जो थी स्फीयर की उसके बराबर साइड का मैं वो क्या काट दूं, एक स्क्वायर काट दूं, x को R के बराबर लेके, मतलब मुझे ये पता है स्फीयर की रेडियस क्या है, उसी के बराबर उसकी सरफेस पे मैं उसी उनके बराबर भुजा वाला साइड वाला मैं एक स्क्वायर या वर्ग काट दूं। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R। तो यहाँ R स्क्वायर पुट करोगे तो D ओम क्या आ गया बेटा, 1 स्टेरेडियन, हाँ या ना, यस। तो अब कैसे डिफाइन करें इसको? तो बड़ा आसान है। 1 स्टेरेडियन वो सॉलिड एंगल होता है, 1 स्टेरेडियन वो सॉलिड एंगल होता है जो रेडियस के बराबर साइड वाले स्क्वायर द्वारा, रेडियस के बराबर साइड वाले स्क्वायर द्वारा स्फीयर के सेंटर पर बनाया जाता है, सबटेंडेड किया जाता है। तो दिस इज अबाउट बेटा सॉलिड एंगल। तो ये दो हमारे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी, आप लोग इन दोनों को अच्छे से पढ़ें। अब हमारी फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स ये दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। समझ में आ रही है आपको बात? फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, यूनिट्स क्या होती हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? ओके, अब देखो बेटा कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं आपके बुक में, आपके नोट्स में भी मिलेंगी। ये डेफिनेशन बस नॉलेज पढ़ने के लिए है, एग्जाम्स वगैरह में नहीं आती हैं। क्या है ये? तो हमने बोला कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, भाई अभी 2 की तो हमने बनाई थी डेफिनेशन, अभी बनाई थी रेडियन स्टेरेडियन की। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है, मतलब मैं ये कैसे बताऊं कि 1 kg क्या है? तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स में मान लीजिए 1 kg की बात करते हैं। व्हाट इज़ 1 kg? तो आप कहते हैं सर लोहे का बाट आता है वो 1 kg है। तो बेटा वो 1 kg का बाट भी तो किसी ने सोचा होगा कि वो 1 kg ही क्यों, इतना बड़ा बाट 1 kg क्यों नहीं सोचा? कुछ तो एक पैमाना बनाया होगा। तो आंसर है यस, एक फिक्स वेट रखा गया पैमाने पे, उसी के बराबर वेट के बाट बनाए गए। अब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड 1 kg सेम मिलेगा। तो 1 kg किसे माना गया? तो ये बात करते हैं अपन, पेरिस में वेट एंड मेजरमेंट का ब्यूरो है, मतलब ऑफिस है, हेड ऑफिस वेट और मैनेजमेंट का। वहाँ पर एक ऐसे एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है,
वो बना हुआ है प्लेटिनम इरेडियम का, प्लेटिनम इरेडियम, हिंदी में आप प्लेटिनम इरेडियम बोलेंगे। इस मिक्स्ड धातु अलॉय का एक बेलन जैसा रखा गया है जिसका हाइट और उसका व्यास को बोलते हैं आप डायमीटर, वो इक्वल है। इसका जो वेट है वो क्या है 1 kg। तो ये नॉलेज के लिए बस इस तरह से आपको मिलेंगी। 1 मीटर क्या होता है, तो आंसर है सर 1 मीटर वो डिस्टेंस है जो लाइट, अपनी जो लाइट होती है, लाइट की रे किरण निर्वात में वैक्यूम में 1/299,792,458 इतने सेकंड में, एक सेकंड को इतने छोटे सिस्टम में जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है उस डिस्टेंस को 1 मीटर कहते हैं। इतने सेकंड में, इतने छोटे से टाइम में जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, वो डिस्टेंस की वैल्यू क्या है 1 मीटर। अब 1 मीटर वो डिस्टेंस हम जानते हैं लेकिन ये डिफाइन कर रखा है। तो आपको नोट्स में, बुक्स में सारे के सारे 7 डेफिनेशन मिलेंगी एंड आई डोंट थिंक कि इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्योंकि ये फिक्स ऑलरेडी डिफाइंड है, उनको हमें ना याद करना, बस ये आपको एक बार पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बेटा नया टॉपिक। आप तब तक पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।